हाँ भाई, ये जो स्क्रीन पे तुम लोगों की सवाल आ रहा है ये दिया था मैंने एज अ होमवर्क, पीडीएफ में लगा के दिया था, बोला भी था कि करके आना है। हो गया। इसमें यह है ना कि जब मैं लीज टर्म रीन्यू कर रहा हूँ तो उसमें आपकी जो लीज इंस्टॉलमेंट का टाइप है वो आई थिंक चेंज हो रहा है, ऐसा ही है ना। शुरू में एडवांस चल रहा है, बाद में क्या है एरिया, तो उसमें शेड्यूल का थोड़ा सा हिस्सा चेंज हो जाएगा। फिर शुरू ये हो जाएगा कि इंटरेस्ट लगेगा और फिर रिकवर होगा। ये हो गया था। फिर अलग जो वहाँ ख़त्म होगा वो आगे यहाँ से शुरू हो जाएगा। यस यस, बिल्कुल ऐसा है। तो इसका मैं वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगा, सही है ना। ये किया नहीं है तुम लोगों ने? पोर्टल पे आ जाएगा। अच्छा चलो ओके, तो खैर पोर्टल पे भी आ जाएगा, मैं भी लगवा दूंगा। हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो 2 होमवर्क आ जाएंगे, एक जो ऊपर गया वो भी भेज दूंगा। अच्छा, अपने पास अब हेडिंग डाल दें जल्दी से, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। अच्छा, हम अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हैं वैसे? लेसर की। पर उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। अच्छा, अब थोड़ा सा ना उसको खोल खाल के सीखते हैं। हमने जो आज तक किया था, जिसको मैं कहता हूं अर्लियर, वो ये था मेरे बच्चों, अर्लियर की बात कर रहा हूं जो हम कर चुके हैं। उसमें हमने ये किया था कि हम जिस लेसर की बात कर रहे थे वो था नॉर्मल लेसर। वो कौन था भाई? नॉर्मल लेसर था। अच्छा, ये कौन होता है ज़रा समझते हैं। नॉर्मल लेसर का मतलब है, समझो ये एक बैंक है। ये बैंक क्या करता है? मार्केट जाता है, मार्केट से एसेट फेयर वैल्यू पे परचेज करता है और लेसी को रेंट पे देता है। लेट से ये मार्केट गया, मार्केट में एसेट की फेयर वैल्यू चल रही है 5 लाख रुपए। ये क्या करेगा? इस बंदे को 5 लाख प्लस इंटरेस्ट पे लीज पे दे देगा। जो इसकी कमाई होगी वो क्या होगी? सिर्फ, क्योंकि 5 लाख रुपए तो उसकी जेब से गए और वापस आ गए। जो कमाई है वो ओवर एंड अबव है, दैट इज इंटरेस्ट ओनली। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की या डीलर की। अच्छा, मैन्युफैक्चरर का मतलब है वो कार खुद बना रहा है, जैसे एटलस, होंडा, टोयोटा। वो क्या करेगा? खुद कार बनाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट 3 लाख रुपए हो और उसकी फेयर वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये एक तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कमाएगा और फिर वो बोलेगा कि इसके ऊपर प्लस करेगा क्या? इंटरेस्ट, और निकाल लेगा रेंटल। तो दोनों लेसर में फर्क यह है कि एक सिर्फ सूद कमाता है, एक मार्जिन प्लस सूद कमाता है। बेसिक फर्क समझ आया? अगर आज एटलस, होंडा, सुजुकी, व्हाट्सएवर आपने देखा होगा ऑफर्स निकालते हैं, एमजी ने ऑफर निकाली हुई है कि आप हमसे इंस्टॉलमेंट पे खरीदें, तो क्या वो सिर्फ फेयर वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कमाएगा या अपना मार्जिन भी कमाएगा? जीपी की कमाएगा ना। जीपी का मतलब ये है कि इसको मार्केट में एसेट फेयर वैल्यू का नहीं पता, कॉस्ट का पता है। लेट्स से डीलर है, डीलर को फेयर वैल्यू पे नहीं पड़ती, कॉस्ट पे पड़ती है।
फेयर वैल्यू उससे ज़्यादा होती है। तो डीलर कौन होगा? लेट से वो कार खरीदता है मार्केट से सस्ते में और आगे लीज पे देता है फेयर वैल्यू पे। तो अगर आज वो बेचता कैश के ऊपर तो वो कितने कमाता? 2 लाख रुपए। पर क्या आज उसने अगर यही चीज़ उधार पे दी है, लीज पे, रेंटल पे, तो इसका मतलब यह है कि वो 2 चीज़ें कमाएगा, पहला और दूसरा इंटरेस्ट। अब कैसे अकाउंटिंग होगी वो अभी सीख लेते हैं। पहले बताओ फर्क समझ आ रहा है? क्लियर है? ऑनलाइन पर जल्दी बता दो क्लियर है भाई। अच्छा आप कह रहे हैं मेरी ये क्लास रहती है, कल से लाइव आऊँगा, ओके सही है मैं देख लेता हूँ भाई। मैन्युफैक्चरर या डीलर स्लैश कॉस्ट पे पड़ेगी ना, स्टिल फेयर वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो महंगी पड़े कुछ भी, हमें तो ये देखना है कि डिफरेंस इज जीपी। क्लियर है? चलें ओके, यहाँ तक बात समझ आती है। अब आगे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जब आप मैन्युफैक्चरर या डीलर की बात करते हो ना, तो वो बनाएगा या खरीदेगा सस्ता और बेचेगा भी, बट वो क्या होगा? फेयर वैल्यू पे। तो इन दोनों का फर्क क्या है? यस, इसलिए ऑफर देता है, ये तो अभी उसी टाइम कमा लेगा, और जो बाकी इसने आपको उधार पे दिया वो बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी चार्ज करेगा। क्लियर है? ओके सर, ये बात समझ आ गई। यानी हमने ये कहा कि सर ये प्रॉफिट भी कमाएगा और इंटरेस्ट भी कमाएगा। कितनी चीजें हो गई? जबकि नॉर्मल लेसर क्यों नहीं कमा पा रहा? ये परचेज ही फेयर वैल्यू पे करेगा तो अपसाइड ये नहीं बचेगा उसके पास। जाने यहाँ तक? पक्की बात है भाई, ऑनलाइन में जल्दी बता दो, जल्दी से जानी सारे बच्चे। क्लियर है? ओके अच्छा, अब जरा इसकी एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं। हमने ये कहा मुल्तान मोटर इज अ कार डीलर। मुल्तान मोटर इज अ कार डीलर. It sells car on cash and also offers certain model for sale by. यानी ये जो है कार बेचता भी है कैश पे और लीज पे भी देता है, पर है कौन ये? डीलर है। सर डीलर का मतलब ये है कि इसको कॉस्ट पे पड़ता ही है। अच्छा, MM सोल्ड अ कार ऑन लीज ऑन 1 जनवरी 2000 और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, वो ये कह रहा है प्राइस ऑफ कार कितनी है? हाँ भाई 2 मिलियन। कॉस्ट ऑफ कार कितनी है? अच्छा, लीज टर्म कितनी है? 3 साल। रेट ये रहा। फिर वो कह रहा है कि भाई आगे जाके रेजुअल वैल्यू जो गारंटीड है वो कितनी है? अच्छा, और पूरी रेजुअल वैल्यू भी यही है, यानी हम कह रहे हैं ऊपर 100% रेजुअल वैल्यू गारंटीड है। अच्छा भाई आगे हमने कहा कॉस्ट इंकर्ड बाय MM इन सेटिंग अप द लीज, ये क्या है? वेरी गुड, IDC, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। और डाउन पेमेंट कितनी है? और मार्केट इंटरेस्ट रेट भी कितना है? 10% है। अच्छा, अब आगे सुने। मैंने कहा सर सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये मेरी इन्वेंट्री है। पहले क्या था? PP, अब क्या है? तो सेल बुक होगी, हाँ या नहीं? पहले क्यों नहीं हो रही थी? ये तो PP था, और मैंने आपको डेफिनेशन से शुरू किया था, और यही वजह थी कि पहले लेके चल रहा था मैं। लाइन है? चलें ओके। अब हमने कहा कि सर पहले तो ये बता दें कि इस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 2 मिलियन है। नहीं तो डीलर तो बेटा बेचेगा ही ना। नहीं, इसी वजह से नहीं, था ही इन्वेंट्री में, अब इन्वेंट्री से लीज में कन्वर्ट हो रहा है। देखो एक था ही डीलर, तो उसकी तो होगी कहाँ ये इन्वेंट्री में।
पहले बैंक था, बैंक का तो पीपी था ना, एसेट्स हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। यहाँ पे एसेट हेल्ड फॉर सेल टू अदर्स होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, ये फर्क है। अच्छा, अब हमने कहा फेयर वैल्यू के बाद आपने क्या किया, ये आ गया 2 लाख रुपए, क्या आ गया 1.8 मिलियन। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी अभी फिलहाल टोटल, पर सर आईडीसी भी तो है, अभी तो रेंटल निकालना है, रेंटल दिया हुआ नहीं है, ऐसा है? क्योंकि तुमने पहले ये सीखा हुआ है कि सर आईडीसी जो मैं पे करूंगा वो तो रेंटल के जरिए रिकवर होती है, किससे, लेसी से, याद है? ये सीखा हुआ है हमने कि आईडीसी को मैं कैश को क्रेडिट करके डेबिट करता हूं एक्सपेंस या एनआईएफएल, और वो सूद के साथ, तो सूद के साथ तब रिकवर होता है ना जब मैं उस पर सूद चार्ज करूं। पर मसला ये है यहाँ पे आईडीसी में 0 रख रहा हूं। रीजन, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं देखना, कैश क्रेडिट आईडीसी एक्सपेंस कितने से, अब ये क्यों बताता हूं, ये नॉर्मल लेसर नहीं है, ये इसका सेलिंग एक्सपेंस है। अबे इसका तो बिजनेस है ना, ये गाड़ी बेचता भी तब भी एग्रीमेंट बनता, वहां पे तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी। फर्क समझ आया? तो सर एक बेसिक बात समझ आई कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में आईडीसी एक्सपेंस आउट होती है, यानी अब यूं समझें, एक समरी बनाते हैं। समरी ये है कि नॉर्मल लेसर जो है आईडीसी कैपिटलाइज करता है इन, एंड क्या करता है, रिकवर थ्रू रेंटल, सही है? मैन्युफैक्चरर या फर्क समझ आया? अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, सोच के बताना, जो मेरा नॉर्मल लेसर है, नॉर्मल लेसर के रेंटल के अंदर आईडीसी होती है? होती है? पक्का? अच्छा, तो जो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है उसके रेंटल में आईडीसी होती है? नहीं, एक्सपेंस आउट हो जाती है, ये याद रखना। अब देखो वो बारीकियों पे काम कर रहा हूँ कि सवाल में आपको समझ आएगी क्या चल रहा है, डन है? ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, यानी यहाँ तक बात समझ आती है। रट्टा लगाना होता हम बाय बुक चल रहे होते, पर हम कह रहे हैं लॉजिकली बात करते हैं, क्लियर है? चलो जी, ये हो गया हिसाब किताब अलग। मैंने कहा सर अब भी मेरी टोटल रिकवरी यही रही 1.8 मिलियन, ये लिख दिया हमने सर। डन है? अच्छा, अब ये टोटल रिकवरी, आखिरी वाली बात रिपीट करते हैं, यानी मैंने ये कहा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई रेंटल दिया हुआ है और रेंटल निकाला है मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने, तो क्या उस रेंटल के अंदर आईडीसी होगी? एक्सपेंस आउट हुई होगी, क्योंकि वो रिकवरी नहीं होनी। और जो नॉर्मल लेसर है उसके रेंटल में आईडीसी होती है, रिकवर होनी है। और लॉजिकल बात पे बात कर रहे हैं हम, जो हमने शुरू से देखा है, क्लियर है? हम खाली कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को आज। अच्छा भाई, अब मैंने कहा मैं इस पे रेंटल निकालने लगा था, तो आपको पता है लेसी ने क्या बोला, ये पैसे तो आखिर में मिलेंगे, कौन सी वैल्यू? तो आप रेंटल में रिकवर कर सकते हो, कब मिलेंगे? तो आप रेंटल में बनता नहीं है ना,
नहीं बेच तो रहे हैं, तो वो बोल रहा ना पैसे आखिर में लोगे ना, कितनी बार देगा पैसे? भाई लॉजिकल बात कर लो ना, या तो आप ओवर द पीरियड दे दो, या तो क्लियर है। और अगर बेटा ये बेच ना में ये एसिड वापस भी आए ना, तब भी इन सब्सटेंस सेल है, तब भी इन सब्सटेंस क्या है? सेल है। क्लियर है? ये तो लॉजिक हमने डिवाइस की हुई है ना फाइनेंस लीज की, क्योंकि सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन लेके जाएगा? लेसी। किसकी बुक्स में होना चाहिए? तो किसकी बुक से निकाल दें? तो आपका तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, सेल बुक करो। तो इससे पहले वाली केसेस में सेल क्यों नहीं बुक हो रही थी? क्योंकि मेरी इन्वेंट्री थी नहीं, पीपी था, और मैं वहाँ पे पीपी को डी रिकॉग्नाइज कर रहा था और पीपी की पूरी रिकवरी कर रहा था। यहाँ पे इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज करूंगा और इन्वेंट्री की रिकवरी करूंगा। क्लियर है? एक थिन लाइन है, वो हमने से देख के चलनी है। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू आ रही है 133,100 की, कितना रेट है और 3 सालों के लिए कितना आता है जानिए? ₹1,00,000 एग्जैक्ट। हाँ भाई, तो इसका मतलब यह है कि ये जो मेरी ₹1,00,000 की अमाउंट है, ये मेरी रिकवरी नहीं है। हाँ रिकवरी है, बट रेंटल के जरिए। तो इसको माइनस करने की लॉजिक सिर्फ ये थी कि मैं इसको रेंटल के जरिए कवर ना करूं। अगर रहने देता तो अल्लाह की कसम इस पे रेंटल निकल जाता और ये रिकवर हो जाता, जबकि इसके पैसे कब मिलने हैं? एंड में। क्लियर है? और अगर मार्केट नहीं भी देगी तो लेसी बाबू बैठे हुए हैं, 100% गारंटी की है। चलो 100% गारंटी ना भी होती तब भी तो पूरी माइनस होती ना, क्योंकि मार्केट से मिल जाते। तो वो लॉजिक हमारा इंटैक्ट होना चाहिए। क्लियर है? चलें ओके। तो मुझे जब इतने मेहरबान हो तुम लोग, तो रेंटल बताओ। आनंद कह रहे हैं 683,595। यही है? अच्छा ओके सर, अब आ जाए एंट्री पे। एक एंट्री तो बना चुका था मैं। दूसरा सर सेल्स, अगर आज भी बेचते तो 2 मिलियन की बेचते ना गुड्स, फेयर वैल्यू। अच्छा सर, हमने कहा इस सेल्स के अगेंस्ट में पैसे कितने आ गए? 2,00,000 रुपए। नॉर्मल लेसर में सेल की जगह एसेट होता है। एसेट 2 मिलियन के चला जाता, कैश 2,00,000 रुपए आता, बाकी एसेट के पैसे की रिकवरी होती। यहाँ पे सेल के पैसे की रिकवरी है। समझ गए? बड़ी से ज़्यादा आसान नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ग्राउंड पे आके आई है। पहले एसेट की रिकवरी थी, सेल की है। हाँ ये भी तो होगी। हाँ, और ये कितना है भाई? हो गया भाई? तो यानी फर्क समझ आया दोनों में? वहाँ पे सिर्फ एसेट क्रेडिट होके एसेट की रिकवरी थी, यहाँ पे इन्वेंट्री बिक के इन्वेंट्री की सेल की रिकवरी है। डन है? तो आई बिलीव कि आपका कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने इसलिए पहले थिन लाइन ड्रॉ की उसके बीच में कि वो अलग मामलात हैं, ये अलग मामलात हैं। अच्छा, रेंटल निकालने का तरीका पूरा सेम है सिवाय आईडीसी के, बाकी सब सेम है। सही है ना? इसको देख के मुझे याद आया कि मुझे IFRS 9 की समरी भी भेजनी है, क्योंकि ये हाँ ये सॉरी मैंने देखा था, मैंने सर्च की, मैं सो गया था, मैं 3 बजे पहुंचा था, अभी भी तबीयत ऑफ है, बुखार हो गया, गला ना बिल्कुल गया हुआ है। मैं भेज दूंगा आज, मुझे अब याद आ गया। सही है? तो इसकी भी है, क्योंकि हर एक टॉपिक की है,
तो क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक पेज पे तो लाना है ना कहीं। तो ये ऐसे पहले बताओ, ये याद तो रहेगा ना तुम्हें अब कि फ़र्क है भाई, ये भंड नहीं मारना पेपर में। चलो ओके, अब हमने फ़र्क भी कर लिया, हमें ये बात समझ आ गई, और रेंटल निकालने का तरीका सेम है सिवाय आईडीसी के, बाकी सारी कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा, अब हमने कहा कि सर भाई ये तो एंट्री बन गई, अब हम रिकवरी करेंगे अपने पैसे की। ओपनिंग इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और सर आपने ये ऐसा शेड्यूल बना दिया, एरियर में है ना, देखें ऊपर चल के। हाँ भाई, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना। तो पहले सूद लगेगा फिर रिकवर होगा, या पहले रिकवर होगा फिर सूद लगेगा? फिर रिकवर होगा। दोनों में फ़र्क है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, जो तुम्हें 2 होमवर्क दूंगा, एक जो कल तुमने नहीं किया है वो करके आना है, और जो आज दूंगा वो भी करके आना है। भाई खुदा के वास्ते लीज तुम्हें फ्री के नंबर दिलवा देगा अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे, सही है? प्लीज़ करके आना ये, बस ये बात इधर। अब मुझे बताओ, अब मैं आ गया ईयर 1 में, कितना रिसीवेबल है? 1,80,000, यही है। कितना आता है प्रिंसिपल? 683,595 माइनस 180, 5035, यही है भाई। 5035 1296 405। रेजिडल वैल्यू तो रिकवरी तो है ना जानू। हाँ भाई, ये आ गया 12 और प्रिंसिपल की रिकवरी यही है। 55 और क्लोजिंग कितना है? 553। आनंद क्लोजिंग कितना आ रहा है जानी? 7 चेक कर लो कितना है। 742450, यही है। ईयर 3 पे आ गए, 742451 245, ये कितना है? लेट हो गए कितना? 609,350। क्लोजिंग 133 समथिंग होगा, 100 होगा ना। यही है। ओके, तो ये आपका आखिर में आंसर बच गया, रेजिडुअल वैल्यू आ गई जो कि आनी भी चाहिए। अच्छा, तो अब अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए पहले साल के प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं, ईयर 1 के,
तो सेल्स कितनी आएगी? ₹5 लाख। पहले आप यहाँ पे आईडीसी एक्सपेंस ले आए, चलें 20,000 था ना, तो आपके पास ये आ गया 480, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट यही है, बिजनेस से कमाया ना ये। अब सर फाइनेंसिंग अलग है, यस। इंटरेस्ट इनकम कितनी कमाई? 1,80,000। मेरा मानना ये है कि अगर ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होता ना, वो सॉरी नॉर्मल लेसर होता, तो वो सिर्फ 1,80 कमाता। ऊपर वाले मामलात तो वो क्यों है? कारोबार है, कॉस्ट कम है, फेयर वैल्यू, तो वो जीपी भी कमाएगा और इंटरेस्ट भी कमाएगा। तो ये जो एमजी वगैरह बेच रहे होते हैं उसके कितने प्रॉफिट्स होते हैं? एक जीपी, एक ये। गेम समझ आ रही है? अच्छा, तो अब ये कितना आ रहा है जानी? 480 और ये मिला मिलू के 660। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, अगर हम बनाएं यहाँ पे तो नॉन करंट और करंट एसेट्स, यहाँ पे भी NIFL आएगा, कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय रेंटल की कैलकुलेशन के, और एंट्रीज में एसेट की जगह सेल्स है और COGS है। अच्छा, तो नॉन करंट में कितना आएगा भाई? 742451, और करंट में 553954। यही है सर? मुझे लगता है आपको नोट्स बनाने भी आते हैं, आते हैं? हाँ भाई, देखते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज, वेरी गुड। कॉन्ट्रेक्चुअल लीज, हाँ भाई, कितने साल बाकी हैं? सही है, यानी हम यूं लिखते हैं ना, विद इन ईयर 1, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स। सही है? कितनी? 683595। यही है ना, यही मिलेंगे ना? हाँ, ये बात। तो विद इन 2 ईयर्स में एक तो ये हो गया, इसको हमने साइड में किया, इसमें कितनी प्लस कर लें? कितना आ रहा है जानी? अब चीते हो गए, अब लग रहा है कि तुमने सही पहचाना है। अब यानी आप ये बता रहे हैं कि सर 15000290, 155 नहीं होगा ना? ये आ गई? अच्छा, ये तो आप अपने शेयर होल्डर को ये बता रहे हो कि ये तो वो अमाउंट है
जो मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मिलनी है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अच्छा वो बोल रहा है भाई ये एफएस से मैच ही नहीं हो रही, तो क्या बनाएंगे, रिकॉन बनाएंगे। अच्छा क्या मैं कॉन्ट्रैक्चुअल लीज पेमेंट्स लिखूं यहाँ पे, लीज, बट एक और चीज लिखूंगा, सर पिछले वाले सवाल में तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो नीचे आ रही थी, हाँ उसमें अनगारंटीड थी ना, तो कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट अलग थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो पैसे फंसे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के इक्वल हैं। सही है, बात समझ आ रही है। तो हमने ये कहा यहाँ पे आ गया 15, तो सर ये तो मैच ही नहीं होगा एफएस से, क्या करें, नॉट, सर ये कैसे पता लगेगा, ये दोनों, तो इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पे कह रहे हैं आनंद 203886, वन 296,404, यही है। तो सर ये मैच होना चाहिए ऊपर से, हो रहा है, वो देखो 1296405 हो रहा है ना, ₹1 का फर्क है, और बैलेंस शीट का टोटल कर लो तुम्हें पता लग जाएगा 1296405 मैच है। तो आई थिंक हम इस मेथड से करें उस मेथड से करें, हमारा आंसर हमें पता है। ये कौन से बाबू थे, मैन्युफैक्चरर, डीलर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, डीलर भी हो सकता है, क्लियर है, पक्की बात है। चलो ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया जानिए कि जिसमें मैंने ये कहा कि रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड थी। अब किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें गारंटी नहीं होगी, तो अब उसमें से यहाँ पे क्या चेंज होगा ज़रा उस पर फोकस कर लेते हैं। ऊपर वाला केस क्लियर है। अच्छा हमने ये चीज़ सीख ली है, नॉर्मल लेसर और मैन्युफैक्चरर डीलर में एक ही फ़र्क है आईडीसी का और सेल्स का, बनस्बत वहाँ पे एसेट क्रेडिट होता है, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो रही है, अलाइन है। चलो ओके, अब मैंने कहा अगर मैं, तुम लोग ना बुरा मानो तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ से ये पूरा हिस्सा उठा लूँ क्योंकि मेरे लिए ये पूरा रेलेवेंट है। ये हम यहाँ पर आए, अभी देखिएगा खाली मैं खाली 1 मिनट के लिए यहाँ पे ये लेके आ गया हिसाब किताब, डन है। अच्छा प्लीज़ अभी आपने लिखना विखना कुछ भी नहीं है, ये खाली अगला ही केस है, पर उस इन दोनों केसेस में फ़र्क क्या है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है। पर पहले बता दो पहला वाला क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कैसे कनेक्ट करता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट ये होगी कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और फोकस 100% होना चाहिए। तो देखना मैं कहता सबसे पहले तो आप आईडीसी को कटाओ और कैश, ये आ गया आपका पहली एंट्री, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, पहले भी यही था अभी भी यही है। सुनना 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 फोकस के साथ, मैंने सेल्स कितने की है, सही है, और कितनी, वन पॉइंट, यही किया है ना ऊपर, ये हमने वापस से रिप्रोड्यूस कर दिया। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने 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 अपने NIFL को 1.8 मिलियन से डेबिट क्यों किया हुआ है, जबकि उसमें से 1 लाख रुपए तो वो गारंटी नहीं कर रहा।
मार्केट से रिकवर हो जाएंगे। इस बात पे बने रहना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात पे बने रहना। ऑनलाइन वाले ये पे सही कह रहे हैं ये लोग कि सर ये अनगारंटीड तो है, पूरी की पूरी अनगारंटीड है, बट मिलेंगे कहाँ से? तो मेरा रिसीवेबल तो सही है ना? क्लियर है? मेरा कोई नुकसान नहीं है। अलाइन है यहाँ तक? पक्का मैं आखिरी बार तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखें हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं कि रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड हो या ना हो, वो सिर्फ एक श्योरिटी होती है सामने वाले की तरफ से कि मैं बैठा हुआ हूँ। मसला ये है कि ये मेरा नुकसान इसलिए नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, नुकसान इसलिए नहीं है, मेरा रिसीवेबल है, क्योंकि ये पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे? अब अगर नुकसान होता भी है तो मुझे कब जाके पता लगेगा? आज मेरा नुकसान, क्योंकि मेरी एंटिसिपेशन में ये मुझे कहाँ से मिल जाएंगे? मार्केट से। यहाँ तक अलाइन है हम? ओके। अब स्टैंडर्ड ये कह रहा है तुमने रेंटल की वर्किंग बिल्कुल सही की है, यहाँ पे लिखता हूँ रेंटल की वर्किंग बिल्कुल सही की है। पहला वो ये कह रहा है कि तुमने भाई NIFL भी बिल्कुल सही बुक किया है, क्योंकि कोई लॉस नहीं है। यहाँ तक लाइन है? स्टैंडर्ड ये कह रहा है, मैं बात करने लगा हूं सेल्स की, वो कह रहा है आपकी जो टोटल फेयर वैल्यू है, गेम समझेंगे यहां पे हम, वो कितनी थी? 2 मिलियन। इसमें से रिकवर कितना हो गया? लेफ्ट कितना है? 1. या बहुत टेक्निकल बात करूंगा, बने रहना है यहाँ पे। वो कह रहा है कि भाई जो आपका ये 18 लाख रुपए है ये आपके रिसीवेबल में मौजूद है। आपने कहा रिसीवेबल में होना भी मार्केट से मिल जाएंगे, मैंने सिर्फ इसको माइनस इसलिए किया था ताकि रेंटल ना निकले इसके ऊपर। अलाइन है? पक्की बात है? पक्का ना? आगे सुने। मैंने कहा भाई ये मसला है तो सेल्स में क्या मुसीबत है? उसने कहा सेल्स का मतलब ये है कि इतने पैसे की चीज सामने वाले ने ले ली। नहीं ये बात समझ? सेल्स का मतलब है इतने पैसे की चीज सामने वाले ने ले ली। अबे ये कह रहा है स्टैंडर्ड, ये कह रहा है भाई तुम लीज की बात कर रहे हो, सेल्स तो IFRS 15 में बुक होती है। समझो तुमने 1 लाख रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, अबे वो तो देगा ही नहीं ना पैसे उसके। देखो सोचो, सेल कितने की पूरी? 2 मिलियन, 2 लाख आ गए, कितने बच्चे? 18 लाख। अबे तो 18 लाख रुपए में से वो कह रहा है जा 1 लाख रुपए में मानता ही नहीं हूं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी तो सेल ही नहीं बुक होनी चाहिए। गेम है? हाँ, अब हमने देखो पूरी बुक की हुई है। क्लियर है? पहले तो पूरा सही सही समझा दिया ना भाई, यहां तक बात समझ आ रही है? देखो लॉजिकल बात है यार, एक बंदा कह रहा है 2 मिलियन की चीज है, मैंने कहा इसमें आगे जाके रेजिडुअल वैल्यू भी होगी, जानी गारंटी करे कि तूने मुझसे इतने की चीज ली है, उसने मतलब भाग जाए यहां से, मार्केट से ले लियो, मैं गारंटी। तो इसका मतलब ये है कि बायर कह रहा है, कस्टमर कह रहा है इसके पैसे मैं, अब तो इसके पैसे नहीं दूंगा तो सेल क्यों बुक करूंगा उसकी मैं? अच्छा तो क्या रिकवरी नहीं है? कहां से है वो? मार्केट से, तो सेल तो नहीं बुक होगी। तो सिर्फ वेरी गुड, अगर ये रेजिडुअल वैल्यू अगर रेजिडुअल वैल्यू 40% गारंटीड होती और 60% अनगारंटीड होती तो सेल्स रिवर्स कितनी होती? 60%, क्योंकि 40 तो मान गया ना। अगेन तुम सब ने कंक्लूड किया मेरे साथ ये नुकसान नहीं है मेरा, पर सेल नहीं है, सिर्फ मार्केट से पैसे मिलेंगे। डन है? पक्की बात है? बस ये सीखना था। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि सर इसके अंदर जो रुपीस 100,000 है ये है रेजिडेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। सही है? यही है?
अच्छा, इस अमाउंट को लेसी ने क्या लिखा है? नहीं किया, तो मीन्स इतने की सेल नहीं हुई, बट यहां पे देखेंगे, बट मार्केट से रिकवरी हो जाएगी, इसलिए NIFL बिल्कुल सही है। आप ही ने बोला था सेल्स का मसला है। तो बात समझ आ रही है? अच्छा, तो मैंने यहां पे बनाई एडजस्टिंग एंट्री कि अब क्या होगा, अच्छा भाई, एडजस्टिंग एंट्री के अंदर आपने सेल्स को कर दिया, अच्छा ये क्या है, सेल्स की अमाउंट किस अमाउंट से डेबिट हो रही है? रेजिडुअल वैल्यू की, पूरा लिखते हैं, अनगारंटीड सही लिखा है, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू से सेल्स रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, मैं क्रेडिट क्या करूं? अब यहां पे सोचना है ना। अच्छा, वैसे तो मैं रिसीवेबल को हटा दूं, पर आप तो कह रहे हो रिसीवेबल तो है, NIFL तो है, वो तो नुकसान। इस केस में स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आप क्योंकि आप ये बोलो इतने की, भाई जितने का माल नहीं बेचा उतने की कॉस्ट भी तो नहीं पड़ी ना। बात आई समझ? यस, हाँ, तो नेट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं हुआ। भाई लॉजिकल बात है कि जितने की सेल नहीं की उतने की कॉस्ट भी क्यों चार्ज कराऊं, क्योंकि ये तो सीधी सीधी मार्केट से मिल जाएगी, ऐसा है ना। तो ये तो बिल्कुल सही सोचो, ये बेहतरीन सोचा तुम लोगों ने कि भाई जितने की सेल्स में रिवर्स कर रहा हूं उतने की कॉस्ट भी रिवर्स करूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान ही नहीं है, खर्चा ही नहीं हुआ ना। तो ये तो वही हो गया कि ये सीधी सीधी कॉस्ट की रिकवरी मार्केट से हो जाएगी, वरना मैं रिकवरी किससे करता? लेसी से। बात समझ आई? तो जब ये रिकवरी मेरी हो ही नहीं रही तो वो कॉस्ट भी क्यों इनकर हुई, वो तो मार्केट से सीधी सीधी मिल जाएगी। तो क्या आज मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज करवाने की नीड है? नहीं। तो पता है स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है? सेल्स शुड बी रिवर्स फ्रॉम, सेल्स शुड बी रिवर्स फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड and COGS will be reversed from the present value of unguaranteed। सुकून आ गया? पक्की बात है। सिंपल करना ना, पूरा काम कर लेना और फिर देखना कहीं अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है। अगर तो है तो रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू से वो भी अनगारंटीड सेल्स रिवर्स कर देना, और सेल्स के साथ साथ NIFL भी रिवर्स कर देंगे। NIFL मार्केट से मिल जाएगा ना। तो आप बोलोगे जो सेल ही नहीं की वो कॉस्ट कैसे हो गई, वो तो मार्केट से मिल जाएगी। तो क्या मैंने एडिशनल COGS चार्ज कराई हुई है? यस। क्या कराएंगे उसको? मामलात सर, और मेरे PNL पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आएगा। बिल्कुल, अगर आप डायरेक्ट इसमें करते हैं वो भी अलाउड है, बट अगर मैं डायरेक्ट करता ना तो तुम लोग बिदक जाते सारे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, पर अगेन मैं तो सिर्फ तुम्हें आसानी के लिए देखो, रट्टा लगाना तो मैं बोलता यहाँ माइनस कर देना, बैलेंसिंग फिगर आ गई, बट पीछे लॉजिक आ गई ना, आने दो पेपर में। 15 लाख तो इसलिए हुआ ना क्योंकि आप कह रहे हो 15 लाख का माल बेच दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, इस 15 लाख में से 1 लाख 15 लाख रुपए इन्वेंट्री तो चली गई,
COGS मैंने बिला वजह ज़्यादा चार्ज करा दी है, क्योंकि COGS कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है इतने के गुड्स बेच दिए। मैं ये कह रहा हूँ जब मैंने 1 लाख रुपए की सेल नहीं की तो उसी 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी नहीं होगी ना, क्योंकि वो नुकसान नहीं है, वो कहाँ से रिकवर होंगे? मार्केट से। तो मैं क्यों कॉस्ट चार्ज करा रहा हूँ बिला वजह? बात समझ आ रही है? तो इसलिए सेल्स को भी रिवर्स कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स कर दिया, क्योंकि मेरा नुकसान नहीं है। तो जितने से इनकम कम हुई उतने से एक्सपेंस भी कम हो गया। मेरे प्रॉफिट और लॉस पे अल्लाह की कसम 1 रुपए का इम्पैक्ट करके देख लें, देख लो ना। नहीं, इन्वेंट्री तो गई ना। कोई आपसे पूछे इन्वेंट्री बताओ सुनो, कोई आपसे पूछे इन्वेंट्री कितने की गई आपकी किताब से? COGS पहले आपने 1.5 की बुक कर ली, मैं इसलिए तो अलग अलग करा रहा हूँ। अब आप बोल रहे हो ये COGS में मैं कटौती कर रहा हूँ, वो सेल्स के अगेंस्ट में कर रहा हूँ। इन्वेंट्री तो आपकी पूरी 1.5 मिलियन की थी, इन्वेंट्री चली गई ना 1.5 मिलियन की। अब जो COGS का रिवर्सल आ रहा है ना, वो इन्वेंट्री के एवज नहीं आ रहा, सेल्स के एवज आ रहा है। अब यही तो बता रहा हूँ, खिचड़ी बन जाती है अगर एक एंट्री बनाता। यस बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते इन्वेंट्री 1.5 मिलियन की नहीं थी। आप बोल रहे हो, अब यूं समझो, इन्वेंट्री 1.5 मिलियन की थी, पर 1.5 मिलियन की इन्वेंट्री का खर्चा 1.5 मिलियन का नहीं हुआ, 1.4 मिलियन का हुआ है, कि उसमें से 1 लाख रुपए कहां से रिकवर कर लूंगा? ये बात है, क्लियर है? तो जिस सेल को एक्नॉलेज नहीं कर रहा उसी से नॉक ऑफ कर दिया। अच्छा, तो क्या इन्वेंट्री 1.5 मिलियन की नहीं है, पर उससे रिलेटेड कॉस्ट 1.5 मिलियन की नहीं है? डन है? ओके चलो, अब मुझे बताओ सेल्स कितनी दिखाएंगे? 2 मिलियन की थी ना? माना नहीं उसने? पक्का? अच्छा, तो COGS उतना खर्चा भी नहीं हुआ क्योंकि मार्केट से मिलेंगे। कितना आ गया ये? तो सर पहले भी तो 5 लाख था, एडजस्ट हुआ है, नुकसान मेरा कोई नहीं है, पर मैं IFRS कंप्लाइंट हो गया। क्लियर है? अच्छा, आगे IDC भी आएगा, IDC एक्सपेंस आएगा ना, वो माइनस होगा 20,000 रुपये, 480। और सर वही इंटरेस्ट इनकम कितनी? 180। प्रेजेंटेशन सही हो गई? बात समझ आई? ये सबसे ट्रिकी माना जाता है, सबसे ट्रिकी, पर आई होप आपको दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है। सही है? तो यानी अगर आपके पास लीज के अंदर रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो, वो भी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में, रेंटल निकालने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं आएगा सिवाय IDC के। फिर आपको याद आएगा अभी इसमें अगर अनगारंटीड है तो उतनी तो सेल नहीं हुई, और अगर सेल नहीं हुई तो नुकसान तो नहीं है, कहाँ से रिकवर होगा? मार्केट से। तो फिर उतने की कॉस्ट भी नहीं चार्ज करो सॉलिड से। तो क्या इन्वेंट्री उतने की नहीं थी? कॉस्ट चार्ज नहीं होगी उतनी, क्योंकि वो कहाँ से रिकवर हो जाएगी? तो सेल से नॉक ऑफ कर दो। डन है? पक्की बात है? प्लीज़ रिक्वेस्ट है, दोनों सवाल करके आने हैं, दोनों के वीडियो सोल्यूशन अभी डाल रहा हूँ। सही है? चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। 3 दे दूँ, ये भी दे दूँ, 1 2 पहले वाले सही है? ये यस बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नबील जानी। चलो PDF दे रहा हूँ।